guys, welcome back to my channel. This is me Varsha Bhardwaj, and if you are new to this channel, जल्दी से जाके कर लो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। और गाइस, आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ टॉर्ट्स का टॉपिक है हमारा डैमनम साइन इंजूरिया वर्सेस इंजूरिया साइन डैमनम। सो बेसिकली ये दो लीगल मैक्सिम्स हैं, तो आज मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी कि ये क्या होते हैं। बहुत लोगों को इनमें बहुत कंफ्यूजन होती है बिकॉज इनके जो नाम है क्रोनोलॉजिकली एक दूसरे से अलग है, बट इनका जो मीनिंग है वो डिफर करता है। सो आई विल टेल यू द करेक्ट मीनिंग एंड कुछ केस लॉज भी आज हम लोग इनके साथ पढ़ेंगे। सो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं फिर। तो गाइस, अगर आपको डेमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डेमनम के बारे में पता करना है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई ये जो टॉपिक्स हैं ये टोर्ट के अंदर आते हैं। टोर्ट जो क्या होता है वो अपने आप में क्या होता है, सिविल रोंग होता है, सिविल नेचर का रोंग होता है, उसको हम बोलते हैं टोर्ट। ठीक है। सो टोर्ट मैंने बताया, व्हाट इज टोर्ट, दिस इज सिविल रोंग। तो हमारा जो डेमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डेमनम है, तो ये किसके अंदर आता है, टोर्ट के अंदर आता है। अब किसी भी एक्ट को हम टोर्ट नहीं कह सकते। किसी भी एक्ट को टोर्ट कहलाने के लिए उसको तीन चीजें सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तीन असेंशियल एलिमेंट्स अपने अंदर रखने पड़ेंगे। तीन असेंशियल एलिमेंट्स क्या है वो हमारे, पहला क्या होना चाहिए कि जो भी आप एक्ट है, जो आपके साथ एक्ट हो रहा है वो रोंगफुल नेचर का है, मतलब गलत नेचर का है। कोई ना कोई आपके साथ रोंगफुल नेचर का एक्ट हो रहा है, कोई गलत चीज हो रही है। ठीक है। गलत चीज आप इसमें कह सकते हो कोई ना कोई, या तो कोई एरर हो रहा हो, रोंगफुल का मतलब यही होता है ना, या फिर कोई ओमिशन हो रहा हो। ठीक है। या तो आपने के साथ कोई गलत एक्ट हुआ हो, या फिर कोई एक्ट करना था जो कोई पर्टिकुलर बंदा करना भूल गया, उससे ओमिट हो गया वो एक्ट। ठीक है। तो पहली चीज हमारी क्या होनी चाहिए, रोंगफुल नेचर का एक्ट होना चाहिए, गलत चीज होनी चाहिए आपके साथ। ठीक है। सो फर्स्ट हमारा रोंगफुल एक्ट है। सेकेंड असेंशियल एलिमेंट्स जो हमारा है वो लीगल डैमेजेस है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है तो आपका उसको कुछ ना कुछ डैमेजेस भी हुआ होगा, कुछ ना कुछ लॉस भी हुआ होगा, है ना। तो वो होता है आपका लीगल डैमेजेस, कि उस रोंगफुल एक्ट की वजह से आपको क्या लॉस सफर हुआ है, क्या हार्म पहुंची है, क्या क्षति पहुंची है, उसको हम बोलते हैं लीगल डैमेजेस के अंडर आते हैं। ठीक है। लीगल डैमेजेस में अब आपकी ये दो टर्म आती है जो मैंने बताया, डेमनम साइन इंजूरिया आती है और इंजूरिया साइन डेमनम आती है। ठीक है। तो ये आपका लीगल डैमेजेस का पार्ट होता है, जो आपका वन ऑफ द असेंशियल एलिमेंट्स है ना लीगल डैमेजेस, उसका पार्ट होते हैं डेमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डेमनम का मैक्सिमम। ओके। अब थर्ड असेंशियल एलिमेंट आता है हमारा लीगल रेमेडी। अब लीगल रेमेडी होती है, देखो रोंगफुल एक्ट भी हुआ है, कुछ ना कुछ नुकसान भी पहुंचा है भाई। ठीक है। तो उसके लिए क्या है, कुछ ना कुछ आपको क्षतिपूर्ति मिलेगी ना, तो वो क्या है, आपकी रेमेडी है, जो आपको रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है, या फिर आपको जो कंपनसेशन दिया जाता है, जो क्षतिपूर्ति की जाती है, कि जो भी आपका डैमेजेस हुई है उसके बदले की भाई हम आपको कुछ ना कुछ कंसिडरेशन नहीं बोल सकते, रिलीफ दे रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको क्षतिपूर्ति दे रहे हैं, रेमेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो वो रेमेडी क्या है, आपकी लीगल रेमेडी है। ठीक है। तो कोई रोंगफुल एक्ट होता है उसके लिए आपको क्या प्रोवाइड की जाती है, लीगल रेमेडी प्रोवाइड की जाती है। तो ये तीनों एसेंशियल एलिमेंट्स मैंने आपको बताए, क्योंकि ये डेमनम साइन इंजूरिया अगर आपको समझना है, ये दोनों मैक्सिमम समझने, तो ये तीन चीज आपको पता होनी चाहिए। भाई आप कोई चीज स्टार्ट करें तो पता तो होना चाहिए कि भाई कहाँ से आया है वो टॉपिक, कैसे आया है। तो पूरा मैंने आपको ये वाला एक्सप्लेन किया कि ये इस पार्ट का टॉपिक है। अब जल्दी से आते हैं मेन टॉपिक पे। ठीक है। मैंने बताया लीगल डैमेजेस के अंडर आता है, तो पहले लीगल डैमेजेस सोचते हैं होता क्या है, सोचना क्या है, समझते हैं लीगल डैमेजेस होता क्या है। तो मैंने डैमेजेस बताया, डैमेजेस इन द जनरल सेंस सोच के देखो, डैमेज क्या होता है। डैमेज यानी कोई ना कोई आपको नुकसान पहुंचा हो किसी तरीके का, या फिर कोई ना कोई आपकी हार्म हुआ हो। ठीक है। तो वो होता है आपका डैमेज। डैमेज किसी चीज को डैमेज हुई हो, ठीक है, उस चीज को आपने तोड़ फोड़ हुई हो, या फिर कोई भी ऐसी हार्म हुआ, लॉस हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं डैमेज। सो यहाँ पे यही चीज लिखी है, डैमेज मीन्स लॉस और हार्म कोज्ड और सफर्ड बाय अ पर्सन। किसी भी पर्सन के द्वारा कोई हार्म सफर हुई है, उसने हार्म सफर की है, या फिर कोई भी उसको लॉस ओकर हुआ है, नुकसान पहुंचा है, किसकी वजह से, ड्यू टू
सम रॉन्गफुल एक्ट, किसी के गलत एक्ट्स की वजह से, गलत कामों की वजह से, किसके गलत कामों की वजह से, किसी दूसरे गलत पर्सन के गलत कामों की वजह से। तो हार्म किसको पहुंची है? फर्स्ट पर्सन को। देखो, तीन पार्टी, सिंपल मैं बताती हूँ, इसमें तीन पार्टी इंक्लूडेड होती है। ये पहली पार्टी है, ये दूसरी पार्टी है, ठीक है। अब इसने क्या किया भाई, इसने ना जबरदस्ती इसके जमीन पर कब्जा कर लिया। कब्जा भी बोल सकते हैं हम। इस पे, इस बंदे ने, इसकी जमीन थी, इस पर कब्जा कर लिया। तो इसने क्या किया है? रोंगफुल एक्ट किया है ना, गलत काम किया है ना। किसी की जमीन पर अनऑथराइज्ड कब्जा करना या फिर उसको अपने पोजेशन में लेना, तो वो गलत है, ठीक है। तो बिना उसकी परमिशन के तो इसने कब्जा कर लिया। तो यहाँ पे क्या है? रोंग किसके साथ हुआ है? इसके साथ हुआ है रोंग। फर्स्ट पर्सन के साथ रोंग हुआ ना भाई, जमीन तो इसकी गई है। अब किया किसने है? इस दूसरे पर्सन ने किया है, सेकंड पर्सन ने किया है। तो यहाँ पे आपका इसके गलत करने की वजह से क्या हुआ? इसको कुछ ना कुछ लॉस सफर हुआ, हानि पहुंची, क्षति पहुंची। तो ये मैंने आपको बताया कि ये डैमेजेस पहुंची इसको, कि जब आपके फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन की वजह से डैमेजेस पहुंचती है, तो उस केस में वो डैमेजेस क्या होती है? आपकी कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, एक्शन ले सकता है उसके अगेंस्ट, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड डैमेज। बेसिकली मेरा जो फर्स्ट टाइम का मोटिव था वो डैमेज एक्सप्लेन करना था, वो मैंने बताया। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब क्या हर डैमेज लीगल डैमेज कंसीडर की जाएगी? क्वेश्चन उठता है कि हम क्या, हम हर एक नुकसान जो भी हमारे साथ गलत चीजें हुई है, सबको क्या हम लीगल डैमेज क्लेम करेंगे? सबको हम लीगल डैमेज मानेंगे? द आंसर इज नो। हर किसी डैमेज को हम लीगल डैमेज नहीं मानेंगे। तो अगर ऐसा हो जाता है ना कि हर कोई नुकसान उसको हम लीगल मान लेते हैं कि भाई हर जो भी मेरे साथ ना, मेरे को चींटी काटी, चीटी ने मेरे साथ गलत किया, मैं उसके लिए भी जाके कोर्ट में जाके खड़े हो जाऊंगी, उसके अगेंस्ट भी एक्शन ले लूंगी। तो ये आपका जो है, ये आपकी हर डैमेज आपको लीगल डैमेज नहीं होती, ठीक है। हर डैमेज आपकी लीगल डैमेज की कैटेगरी में कंसीडर नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? क्योंकि हर डैमेज को अगर कंसीडर करने लगे तो हर कोई बंदा जाके हर छोटी मोटी चीजों के लिए भी कोर्ट में जाके खड़ा हो जाएगा, ठीक है। बेशक से उसको कोई ना कोई मतलब इंजरी ना भी पहुंच रही हो, कोई भी ऐसा नुकसान ना भी हो रहा हो, फिर भी जाके वो एक्शन लेगा उसके अगेंस्ट। तो सिर्फ हम इस, तो फिर क्वेश्चन आता है कौन से डैमेजेस को हम लीगल डैमेज कंसीडर करते हैं? तो हम सिर्फ उन डैमेजेस को लीगल डैमेजेस कंसीडर करते हैं विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। जो लॉ ने हमें प्रोवाइड किया, किसी ना किसी कानून के अंदर हमें कोई राइट दिया गया है, कोई अधिकार दिया गया है, तो उसको हम सिर्फ लीगल डैमेज कंसीडर करेंगे। जब हमें उस अधिकार का हमारा हनन होगा, जब हमारा वो अधिकार वायलेटेड होगा, तो हम सिर्फ तभी के तभी एक्शन ले सकते हैं, उसी को हम सिर्फ लीगल डैमेज कंसीडर करेंगे। आई थिंक दैट पॉइंट इज क्लियर टू यू। सो इफ इट इज नॉट क्लियर, मैं दोबारा बता देती हूँ। डैमेज का मतलब होता है लॉस और हार्म, नुकसान किसी तरह का, ठीक है। नुकसान, अब हर तरह का नुकसान हम लीगल डैमेज नहीं मानते, ठीक है। कानूनी जो नुकसान होता है हम सिर्फ उसको मानते हैं जो हमारा किसी लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, जिसको लॉ के द्वारा पहचान दी गई है, हम सिर्फ उसी डैमेज को हम लीगल डैमेज ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये मैंने पॉइंट बताने की कोशिश की है। सो तो किसी भी, अगर हमें कोई भी डैमेज पहुंची है, अगर हमें उसके खिलाफ एक्शन लेना है, ठीक है। दो पार्टीज होती है, दो पार्टीज, आई थिंक यू नो दैट। इफ यू डोंट नो, मैं बता देती हूँ। प्लेंटिफ होता है जो, जिसके अगेंस्ट जो प्लेंट फाइल करता है, ठीक है। जो प्लेंट फाइल करता है उसको हम बोलते हैं प्लेंटिफ, और जिसके अगेंस्ट प्लेंट फाइल किया जाता है उसको हम बोलते हैं डिफेंडेंट, ठीक है। एक प्लेंटिफ होता है और एक डिफेंडेंट होता है टोर्ट के केस में। सो प्लेंटिफ बोलते हैं जो प्लेंट फाइल करता है, प्लेंट बताता है, जिसके साथ गलत हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं प्लेंटिफ। और जो डिफेंडेंट होता है, जो प्लेंटिफ जिसके अगेंस्ट फाइल करता है केस, तो उसको हम बोलते हैं डिफेंडेंट, जो डिफेंड करता है अपने आप को, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड डिफेंडेंट। तो अगर प्लेंटिफ, उसके साथ रोंग हुआ है, जाहिर सी बात है, तो अगर उसके साथ कोई डैमेज हुई है, कोई लॉस पहुंचा है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? एक्शन लेना पड़ेगा। और एक्शन लेने के लिए उसको सबसे पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसका, उसको लीगल डैमेज पहुंची है। और जो उसका कोई ना कोई लीगल डैमेज पहुंचने का मतलब ही ये होता है कि उसका कोई ना कोई कानूनी अधिकार वॉयलेट हुआ है, इन्फ्रिंज हुआ है, ठीक है। सो अगर उसको एक्शन लेना है तो उसको क्या प्रूव करना पड़ेगा? कि लीगल डैमेज गोज टू हिम, या फिर उसका कोई लीगल राइट
इन्फ्रिंज हुआ है या फिर वोयलेट हुआ है, जो उसको कानून के द्वारा दिया गया है, जो लीगल राइट, सिर्फ लीगल राइट इन्फ्रिंज होने पर लीगल डैमेजेस मिलती है। हर राइट आपका जो कानून के द्वारा जो राइट दे रखा है, जब वो उसका हनन होता है, वो वॉयलेट होता है, तभी आप लीगल डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। ओके, सो दैट पॉइंट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट आते हैं, अगर कोई भी लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ है आपका, कोई भी कानूनी अधिकार का आपका हनन नहीं हुआ है, तो उस केस में आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हो। सो यू कांट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट सच पर्टिकुलर थिंग। ओके, तो एक्शन नहीं लोगे तो क्या नहीं होगा, कोई रेमेडी भी नहीं मिलेगी। अगर एक्शन ही नहीं ले सकते, कोई इन्फ्रिंजमेंट ही नहीं हुई है, तो रेमेडी भी नहीं मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, सो ये पॉइंट था आपका, लीगल डैमेजेस हमने कवर किया। अब आते हैं मैक्सिम्स पे। अब इस चीज को समझाने के लिए ही हमारे दो मैक्सिम्स बनाए गए हैं। पहला है इंजूरिया साइन डैमनम और सेकंड है डैमनम साइन इंजूरिया। ओके, सो अब इसको कवर करते हैं। इंजूरिया साइन डैमनम, हम लोग ना पहले इन तीनों वर्ड्स का मतलब समझ लेते हैं। इंजूरिया क्या होता है, साइन क्या होता है, डैमनम क्या होता है, फिर वो क्रोनोलॉजिकल मैनर में ना आपको बस उल्टा फुल्टा कर दिया गया है। एक तो इंजूरिया साइन डैमनम है, फिर डैमनम पहले लिखा गया है। ठीक है, मतलब लेकिन अलग अलग निकलता है दोनों का। तो पहले हम अलग अलग वर्ड्स का मतलब निकल देख लेते हैं, फिर उसके बाद हमारे लिए चीजें इजी होंगी। ओके, सो इंजूरिया होता है इंजरी। इंजूरिया क्या होता है, इंजरी। साइन होता है विदाउट। डैमेजेस होता है, जो मैंने अभी बताया, कौन सी नेचर की डैमेजेस, लीगल नेचर की डैमेजेस, यानी कि कोई ना कोई लॉस सफर हुआ है। सो इंजुरी का मतलब देखते हैं, इंजुरी एक्चुअल में होती क्या है। इंजरी जो आपकी होती है वो एक टोर्शियस एक्ट होता है, यानी कि एक सिविल रोंग होता है। ठीक है, वो अपने आप में अगर आपको कोई इंजरी हुई है तो वो टोर्शियस नेचर की है, यानी कि आपके साथ कोई टोर्ट कमिट हुआ है। ओके, या फिर आपका कोई प्राइवेट लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है। मैंने बताया ना, एक्शन आप तभी लोगे जब आपका प्राइवेट लीगल राइट, यानी कि कोई भी आपका लीगल कानूनी अधिकार आपका कोई हनन होता है, उसी केस में आप सिर्फ एक्शन ले सकते हो। तो ये क्या है, इंजरी का मतलब यहाँ पे है कि आपके किसी कानूनी अधिकार का हनन होना। इंजरी होना यानी किसी आपका, आपके साथ कोई सिविल रोंग होना, सिविल नेचर का रोंग होना। ठीक है, सो दैट इज इंजरी। इंजरी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट चीज आती है डैमेजेस। डैमेजेस आप बोलोगे कि आपने बताया था कि डैमेजेस होता है, लीगल नेचर के डैमेजेस होता है। ठीक है, वो तो मैंने बता दिया। डैमेजेस किस नेचर की होनी चाहिए, लीगल नेचर की होनी चाहिए। अब डैमेजेस किसको होंगी, ये क्वेश्चन है। डैमेजेस किसके होंगी, या तो आपकी मॉनेटरी डैमेजेस होंगी। मॉनेटरी यानी आपको फाइनेंशियल कोई लॉस हुआ है, फाइनेंस नेचर का लॉस हुआ है, आपके पैसे को कोई नुकसान पहुंचा है, कोई ऐसा एक्ट हुआ है जिसकी वजह से आपके पैसे यानी आपके मनी में कोई चेंज आया है, मनी में कोई नुकसान पहुंचा है, मॉनेटरी फॉर्म का नुकसान है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका नॉन मॉनेटरी फॉर्म का, जिसमें आपका पैसों का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आपका कंफर्ट, आपकी हेल्थ है ना, इन चीजों को नुकसान पहुंचा है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन मॉनेटरी हार्म। ठीक है, नॉन मॉनेटरी हार्म की नेचर होते हैं। तो डैमेजेस दो पड़े, दो टाइप के। पहला तो हमने बोला कि भाई लीगल नेचर की डैमेजेस होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात सही है। फिर इसने बोला डैमेजेस किसको होंगी, या तो आपके पैसे को नुकसान होगा, जान माल का नुकसान होता है ना वो। तो अगर जान का नुकसान है या कंफर्ट का नुकसान है, हेल्थ का नुकसान है, तो उस केस में नॉन मॉनेटरी हार्म होगा। और अगर आपका पैसे का नुकसान है तो उस केस में आपका मॉनेटरी हार्म होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो देखो, अब आपने ये तो पढ़ लिया। अब मेन जो मुद्दा है हमारा, इंजूरिया साइन डैमनम क्या होता है, हमने अभी सेपरेट करके पढ़ा कि भाई इंजूरिया साइन, इंजरी का मतलब ये है, साइन मतलब विदाउट है, डैमनम मतलब डैमेजेस है। अब मतलब क्या कंक्लूजन क्या निकलता है इस बात का, यहाँ पे कंक्लूजन निकलता है बेटा कि आपका यहाँ पे आपको इंजरी तो हुई है, मतलब यानी कि देखो वर्ड पे जाओ, इंजुरिया, इंजुरी तो हुई है लेकिन विदाउट डैमेजेस, कोई भी आपको डैमेजेस नहीं हुई है। इंजरी हुई है लेकिन डैमेजेस नहीं हुए हैं, फर्क है यहाँ पे। अब इसके थ्रू पढ़ते हैं यहाँ पे, यानी कि आपका कोई आपके साथ सिविल नेचर का रोंग तो हुआ है, यानी आपका कोई प्राइवेट लीगल राइट तो इन्फ्रिंज हुआ है, लेकिन उसकी वजह से आपको कोई भी लॉस नहीं हुआ है। दैट इज द पॉइंट। ठीक है,
इंजरी हुई है, कानूनी अधिकार जो कानून ने आपको अधिकार दे रखा है उसका हनन हुआ है, लेकिन उस हनन होने की वजह से, वॉयलेशन की वजह से आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है, या तो वो मॉनेटरी नुकसान है या फिर आपका नॉन मॉनेटरी लॉस है, तो कोई भी लॉस आपको सफर नहीं हुआ है, ये चीज ये बोलती है। देखो अब लाइन पढ़ के देखो, लाइन पे जाते हैं अभी, कि इट मीन्स वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट, वॉयलेशन लीगल राइट हुआ है, बट विदाउट कॉजिंग एनी हार्म और लॉस और डैमेज टू द प्लेंटिफ, लेकिन प्लेंटिफ को कोई भी उसकी वजह से डैमेज या लॉस या हार्म नहीं हुआ है किसी भी नेचर का। ठीक है, ये बात ये बोलता है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, अगर आपका कानूनी अधिकार हनन हुआ है और उसकी वजह से नुकसान नहीं पहुंचा, तो मेन मुद्दा क्या है आपका कानूनी अधिकार हनन होने का। लीगल डैमेजेस हम उसी को बोलते हैं जिस केस में आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज होता है। ओके, सो लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है यानी आपको इंजरी हुई है, तो मेन चीज है इंजरी होना जरूरी होता है एक्शन लेने के लिए। ठीक है, सो नॉमिनल डैमेजेस क्लेम कर सकते हो आप। ठीक है, और लीगल रेमेडी भी दी जाती है प्लेंटिफ को। ठीक है, इस केस में क्या होता है, लीगल रेमेडी भी दी जाती है, क्योंकि भाई इंजरी तो हुई है, ऑब्वियस सी बात है, इंजरी हुई है तो उसको क्या मिलेगी, रेमेडी भी मिलेगी उस चीज की, और वो क्या क्लेम कर सकता है, नॉमिनल डैमेजेस क्लेम कर सकता है, किससे, डिफेंडेंट से। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे प्लेंटिफ को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती कि भाई उसको कोई नुकसान पहुंचा है। ठीक है, उसको कोई भी डैमेजेस प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती। मैंने लिखा ना यहाँ पे, डोंट नीड टू प्रूव दैट ड्यू टू एक्ट ऑफ डिफेंडेंट, डिफेंडेंट की एक्ट की वजह से उसको कोई लॉस हुआ है, वो तो दिखाई दे रहा है, ऑब्वियस सी बात है भाई, लॉस तो हुआ ही है, तो डैमेजेस हमारे लिए यहाँ पे रिलेवेंट नहीं होती, डैमेजेस का होना हमारा रिलेवेंट नहीं होता। डैमेजेस हुई है बट आपका साथ साथ इंफ्रिंजमेंट भी हुआ है प्राइवेट लीगल राइट का, तो वो चीज इंपॉर्टेंट होती है। इंफ्रिंजमेंट होना इंपॉर्टेंट होता है, डैमेजेस होना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एक्चुअल में तो वो भी एक डैमेजेस ही होता है ना। तो लेकिन आपका जो फिजिकल हार्म है या फिर किसी भी तरीके का हार्म और लॉस नहीं हुआ है, जस्ट आपका प्राइवेट लीगल राइट इंफ्रिंज हुआ है, ये जो कि क्या है, एक इंजरी है, इंजरी हुई है। तो यहाँ पे ये डैमेजेस इररिलेवेंट है प्रूफ करना, तो ये आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई मेरे को डैमेजेस हुई है या ना हुई है, ठीक है, दैट इज नॉट रिलेवेंट, लेकिन मेरा जो राइट है वो इन्फ्रिंज हुआ है, वो आपको बताना पड़ेगा। और वो राइट कौन से नेचर का इन्फ्रिंज हुआ है, वो आपका लीगल नेचर का राइट इन्फ्रिंज हुआ है। कौन सा, जो आपको कानून ने प्रोवाइड कर रखा है, एक्ट में, किसी में, स्टैट्यूट में, लेजिस्लेशन में दिया गया है, तो वो राइट आपका वॉयलेट हुआ है। सो देयर इज सम इंजरी, यानी कि कोई इंजरी हुई है। ठीक है, सो डैमेजेस हुई है दैट इज नॉट रिलेवेंट, बट इंजरी हुई है दैट नीड टू बी प्रूव बाय द प्लेंटिफ। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब एग्जाम्पल बोला है भाई इसने कि जैसे ट्रेस पास हुआ है, ट्रेस पास होता है कि भाई किसी की प्रॉपर्टी है और हम उसमें घुस जाते हैं बिना उसकी परमिशन के, बिना ओनर की परमिशन के किसी की प्रॉपर्टी में घुसना ही ट्रेस पास बोलते हैं। ट्रेस पास हुआ है किसी लैंड पर, तो वो क्या होता है, एक्शनेबल होता है। ऑब्वियस सी बात है भाई, किसी की जमीन पर ऐसे घुस जाओगे बिना किसी परमिशन के, ठीक है, बिना उसकी प्रियर कंसेंट के, तो वो क्या है, अपने आप में ही एक टोर्ट कंसीडर किया जाता है, तो वो क्या है, एक्शनेबल है। तो यहाँ पे बेटा किसी भी प्रकार की कोई भी डैमेजेस नहीं हुई है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई डैमेजेस नहीं हुई, नुकसान नहीं पहुंचा। अभी मेरे रूम में कोई आ जाता है, ठीक है, मेरे रूम में कोई आ रहा है तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, तो लेकिन क्या है, मेरा राइट तो इन्फ्रिंज हुआ है। राइट कौन सा इन्फ्रिंज हुआ है, मेरा राइट टू प्राइवेसी बोल लो या फिर राइट टू आपका फ्रीडम बोलो, मतलब कुछ भी बोलो, जो भी आपका राइट, या आप बोल सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर आपका किसी भी एक्ट में कोई राइट दिया गया है, वो आपका इन्फ्रिंज हो रहा है किसी दूसरे पर्सन के गलत एक्ट की वजह से, रोंगफुल एक्ट की वजह से, तो वहां आप डैमेजेस ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, मेन मुद्दा यहाँ पे निकलता है कि इंजूरिया साइन डैमनम के केस में आप क्या ले सकते हो, डैमेजेस आपको नहीं हुआ है, इंजरी हुई है, तो उस केस में आप कंपनसेशन, नॉमिनल क्लेम, क्लेम नॉमिनल जो कंपनसेशन है वो क्लेम कर सकते हो। सो दैट इज द पार्ट। और आपको क्या प्रूफ करने की जरूरत होती है, यहाँ पे इंजरी हुई है ये प्रूफ करने की जरूरत होती है, डैमेजेस हुई है दैट इज नॉट अ रिलेवेंट पार्ट। ओके, सो अब हम इसके केस लॉस पढ़ते हैं। फर्स्ट केस लॉ है हमारा, ये वन ऑफ द मोस्ट रिलेवेंट केस लॉ है। अगर आप जो भी मैंने अभी केस लॉ करा रही हूँ ये सारे रिलेवेंट है, अगर आप ये दोनों मैक्सिम्स पढ़ रहे हो तो सो इट्स विल बी क्लियर टू यू बोथ द केस लॉस। ठीक है, सो आप ध्यान से पढ़ना, मैं पहले आपको इसकी फॉर्म से समझाती हूँ, एग्जाम्पल की फॉर्म से। सो फर्स्ट केस आपका एशबी वर्सेस वाइट।
एशबी वर्सेस वाइट के केस में क्या हुआ था कि भाई जो ये था ना, एक पार्टी थी प्लेंटिफ, यहाँ पे प्लेंटिफ क्या था, एक वोटर था, ठीक है, वोटर था, यानी उसको वोटर है भाई, वो हर एक पर्सन को क्या है, वोट डालने का अधिकार है, राइट टू वोट दिया गया है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, तो राइट टू वोट है हमारा, तो उसके पास राइट था कि भाई वो वोट डाल सकता है। लेकिन इस डिफेंडेंट ने क्या किया, ये कोई ऑफिसर था वहां पे, इसने उसकी वोट लेने से मना कर दिया, उसकी वोट काउंट ही नहीं की, वोट तो दी लेकिन उसकी वोट काउंट ही नहीं की, तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्फ्रिंज हुआ ना लीगल राइट, इन्फ्रिंज हुआ यहाँ पे लीगल राइट उसका, जो यहाँ पे आपका जो राइट टू वोट था वो यहाँ पे उसका वॉयलेट हो गया, किसका, प्लेंटिफ का, किसने वॉयलेट किया, डिफेंडेंट ने। सो राइट टू वोट है, रिकॉग्नाइज्ड भी है, मैंने बोला था ना कोई भी डैमेजेस होती है वो आपकी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए तभी लीगल डैमेजेस काउंट करी जाएगी। सो यहाँ पे इंजरी हुई है आपकी राइट टू वोट, यानी उसके जो राइट है उसको इंजरी पहुंची है, लेकिन भाई अब लॉस की बात करें, डैमेजेस की बात करें, उसकी वजह से कोई डैमेजेस नहीं हुआ, नो डैमेजेस। नो डैमेजेस कैसे पता चला, क्यों नहीं हुआ है, बताती हूँ कैसे नहीं हुआ है। अब भाई जिसको ये वोट डाली थी ना, इस कैंडिडेट ने जिसको वोट डाली थी, इस वोटर ने, प्लेंटिफ ने, जो भी बोलो, सो इसने जिसको वोट डाली थी, ये है थर्ड पर्सन, ये है आपका कैंडिडेट, इसने डाली थी इसको वोट, इसकी वोट काउंट किए बगैर भी ये जीत गया, ठीक है, ये पार्ट है। अगर ये हार जाता तो नुकसान प्लेंटिफ को होता, डैमेजेस होती, तो ये क्लेम कर सकता था कि भाई मेरा राइट भी इंफ्रिंज हुआ और मेरी डैमेजेस भी हुई है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंजूरिया साइन डैमनम तभी काउंट होता है जब आपकी इंजरी हुई है लेकिन डैमेजेस क्लेम नहीं, डैमेजेस नहीं हुई, अगर डैमेजेस भी होती तो आपका इंजूरिया साइन डैमनम नहीं आता ये उस कैटेगरी में, तो इंजरी होती है और डैमेजेस नहीं होती तो तभी आप इंजूरिया साइन डैमनम उस पर अप्लीकेबल कर सकते हो। सो थर्ड कैंडिडेट जो था आपका वो इलेक्शन जीत गया उसके बिना वोट के भी, सो इससे प्रूफ होता है कि प्लेंटिफ को उसकी वजह से कोई भी डैमेजेस नहीं हुई है। सो यहाँ पे क्या होगा, इन दिस केस मैंने बताया अभी, प्लेंटिफ क्या है, एक वोटर है पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, लेकिन क्या है, डिफेंडेंट ने उसकी वोट काउंट करने से मना कर दिया रोंगफुली, ठीक है, जो क्या है, एक रोंगफुल एक्ट है। तो इवन देन कैंडिडेट की वोट काउंट नहीं भी हुई फिर भी उसकी वोट के बगैर वो इलेक्शन जीत गया, ठीक है। सो हेयर देयर इज नो लॉस, तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि उसको कोई भी लॉस सफर नहीं हुआ है, यानी कि कोई भी डैमेज नहीं हुई है, बट देयर इज अ ब्रीच ऑफ लीगल राइट। तो लेकिन क्या हुआ है, यहाँ पे उसका जो राइट है वो इन्फ्रिंज हुआ है, और कौन सा राइट इन्फ्रिंज हुआ है, हमारा राइट टू वोट इन्फ्रिंज हुआ है, ठीक है। सो हेयर राइट टू वोट इज इन्फ्रिंज, सो द प्लेंटिफ कैन क्लेम कंपनसेशन, नॉमिनल कंपनसेशन वो क्लेम कर सकता है, किससे, डिपेंडेंट से, ओके। सो आई थिंक दिस केस इज क्लियर टू यू। एशपी वर्सेस वाइट का केस है, जो वोटर का केस है कि भाई वोट काउंट नहीं हुई थी जिसकी वजह से उसको क्या हुई है, इंजरी पहुंची है, और क्योंकि उसका राइट टू वोट है वो इन्फ्रिंज हुआ है उसका, या फिर बोल सकते हैं राइट टू वोट जो है उसका ब्रीच हुआ है, ब्रीच ऑफ लीगल राइट हुआ है, ठीक है, इंजरी होती है ब्रीच ऑफ लीगल राइट, ठीक है, प्राइवेट लीगल राइट। सो इस केस में क्या है, नॉमिनल कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। सो दैट इज द केस। अब आते हैं म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ आगरा वर्सेस अशरफ इलाल। इस केस में भी सिमिलर सा ही मैनर है, बट इसमें क्या हुआ था कि जो प्लेंटिफ था उसका नाम इलेक्टोरल रोल होता है ना, जो उस पर लिस्ट ही नहीं किया गया, तो उसका यहाँ पे भी भाई उसका जो राइट है वो इन्फ्रिंज हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि उसका नाम ही लिस्ट नहीं किया गया इलेक्टोरल रोल पे। सो हेयर ऑल्सो हिज लीगल राइट हैज बीन वायलेटेड बट नो डैमेजेस और नो लॉस कॉज टू हिम, लेकिन उसको किसी भी तरीके की लॉस या डैमेजेस नहीं पहुंचा है। सो ही कैन टेक एक्शन एंड क्लेम कंपनसेशन, तो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है और एक्शन भी ले सकता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, ठीक है। सो ये म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ आगरा वर्सेस अशरफी लाल का केस था। सो इट इज वेरी सिंपल केस, तो दोनों ये बोर्ड से रिलेटेड है, तो आप इसको ऐसे इस तरह से रिवाइज कर सकते हो कि म्युनिसिपल बोर्ड वाला केस भी यही था और अशरफी लाल वाला ये था, और एचपी वर्सेस वाइट वाला भी वही केस था, ओके। सो अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट मैक्सिम पे आते हैं, जो कि क्या है, डैमनम साइन इंजूरिया। अगर हमें इंजूरिया साइन डैमनम अच्छे से पता है ना, तो हम डैमनम साइन इंजूरिया करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए हमने जो इंजूरिया साइन डैमनम वाला पार्ट बहुत अच्छे से कवर किया। सो अब करते डैमनम साइन इंजूरिया। वर्ड का मतलब पता है, डैमनम साइन इंजूरिया यानी कि डैमेजेस विदाउट इंजरी, ठीक है। इंजरी इस केस में क्या है कि आपको डैमेजेस तो हुई है लेकिन कोई भी आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ है,
कोई भी ऐसा राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ है जिसकी वजह से आप क्लेम कर सको, कुछ भी बोल सको। ओके, सो मेन चीज मैंने बताई थी कि मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या होता है इन दोनों मैक्सिम्स में, कि भाई इंजरी होनी चाहिए। अगर आपको एक्शन लेना है तो इंजरी प्रूव करनी पड़ेगी। इंजरी का मतलब मैंने बताया था कि जब आपका ब्रीच ऑफ लीगल प्राइवेट राइट, ठीक है, उसको बोलते हैं इंजरी। तो इस केस में इसका उल्टा हो जाएगा। उस केस में क्या था, इंजरी हुई थी, डैमेजेस नहीं हुई थी। इस केस में क्या है, इंजरी हुई है, प्राइवेट लीगल राइट आपका इन्फ्रिंज हुआ है, बट यहाँ पे उसकी वजह से आपका इन्फ्रिंज नहीं हुआ है, लेकिन आपका डैमेजेस हुई है, उसकी वजह से लॉस पहुंचा है किसी भी दूसरे पर्सन के रोंगफुल एक्ट की वजह से। ओके, सो इट मीन्स दैट डैमेजेस हैज बीन कॉज्ड, डैमेज तो हुई है, बट देयर इज नो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट ऑफ अ पर्सन, लेकिन उस पर्सन का कोई भी कानूनी अधिकार का हनन नहीं हुआ है। सो हेयर नो रेमेडी विल बी गिवन, तो रेमेडी भी नहीं दी जाएगी, क्योंकि रेमेडी लेने के लिए क्या जरूरी था कि भाई उसका कोई ना कोई लीगल डैमेजेस हुई हो। लीगल डैमेजेस इस केस में नहीं हुई है, सिर्फ डैमेजेस हुई है। सो नो एक्शन कैन बी टेकन, कोई भी एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि लीगल राइट हैज नॉट बीन वायलेटेड हियर, तो कोई भी उसका कानूनी अधिकार वायलेट नहीं हुआ है। सो अब इसमें बोल रखा है कि मेयर फैक्ट, केवल इतना होने से कि किसी भी पर्सन का मैन इज इंजर्ड बाय द अनदर पर्सन एक्ट, किसी भी दूसरे पर्सन के एक्ट्स की वजह से, किसी भी दूसरे पर्सन के रोंगफुल एक्ट की वजह से। सो इंजर किसी भी पर्सन को इंजरी पहुंची है, तो इसका कोई भी नो कॉज ऑफ एक्शन, कोई भी कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनता है, क्योंकि वो एक्ट क्या है, डेलिब्रेट नेचर का है। डेलिब्रेट यानी जानबूझकर नहीं किया गया, मतलब ऑटोमेटिकली जो हो जाता है, तो वो वैसा एक्ट है। तो उस केस में कोई भी आपको एक्शन लेने का राइट नहीं होता, आप एक्शन नहीं ले सकते, और इसी वजह से आपको क्या नहीं मिलती, रेमेडी भी नहीं मिलती इस केस में। सो आपको मैं हाईलाइट करा देती हूँ जो जो पार्ट इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्टली हम ये कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक चीज हाईलाइट करेंगे सो दैट इट विल बी रिमेम्बर टू यू। सो मेयर फैक्ट दैट ए मैन इज इंजर्ड बाय अनदर एक्ट, किसी भी दूसरे पर्सन के एक्ट की वजह से वो इंजर हुआ है, तो उसका कोई भी कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनता है उस केस में। ओके, सो दैट लाइन इज नॉट सो मच रिलेवेंट। अब आते हैं केस लॉज पे। इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ है ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, एग्जाम्पल के तो देखो डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये पहला स्कूल है, ये सेकंड स्कूल है। अब भाई क्या था, कुछ टाइम तक ये प्लेंटिफ का खुद का स्कूल था, किसी ये बोल लो कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पे प्लेंटिफ का स्कूल था, ठीक है। तो उसमें क्या था, सारे बच्चे उसी के थे, ये जितने बच्चे थे सारे स्टूडेंट उसमें पढ़ते थे, जितने भी लोकल एरिया था, जितने भी स्टूडेंट्स थे सारे उसमें होते थे। लेकिन अब क्या किया, डिपेंडेंट ने आके एक और स्कूल एस्टेब्लिश कर दिया, यानी कि उसी के सामने बोल सकते हैं कि एक और स्कूल खड़ा हो गया। तो उसका जो मेन जो वो था, वो क्या हुआ कि जितने बच्चे उसके स्कूल में थे, फर्स्ट स्कूल में, प्लेंटिव्स के स्कूल के सारे बच्चे कहाँ शिफ्ट हो गए, डिफेंडेंट के स्कूल में शिफ्ट हो गए। अब जिसकी वजह से क्या करना पड़ा प्लेंटिव को, प्लेंटिव को अपनी फीस डाउन करनी पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है भाई, कंपटीशन फेस करना है तो उसको क्या करना पड़ा, अपनी फीस को रिड्यूस करना पड़ा, ताकि सारे बच्चे उसके स्कूल में वापस आ जाए। ओके, तो इसकी वजह से क्या हुआ, फीस तो रिड्यूस हुई उसकी, इसमें क्या हुआ था, चिल्ड्रन इंक्रीज हो गए थे डिपेंडेंट के स्कूल से। तो एक तो लॉस उसको यही हुआ था। अब दूसरा लॉस हुआ, इसको दो लॉस हुए, मॉनिटरी लॉस भी हुआ और नॉन मॉनिटरी लॉस भी हुआ। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे आपको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि आपको डैमेजेस हुई है। ऑब्वियस ही बात है, आपको यहाँ पे डैमेजेस हुई, आपको पैसे से रिलेटेड डैमेजेस भी हुई। कैसे हुई, कि आपको फीस अपनी कम करनी पड़ी। लेकिन लेकिन ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट मैंने क्या बोला था कि भाई डैमेजेस होना तो रिलेवेंट पार्ट है ही नहीं। कैसे नहीं है, कि मैंने बोला था कि आपको डैमेजेस होना रिलेवेंट नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप प्रूफ करो कि डैमेजेस हुई है। क्या प्रूफ करना जरूरी होता है, आपको प्रूफ करना होता है इंजरी हुई है। क्या इंजरी हुई है इस केस में, नहीं, कोई भी लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ है। अब केस लॉ पढ़ के देखते हैं तो आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कैसे नहीं हुआ है, इंजरी नहीं हुई है यहाँ पे। डिफेंडेंट सेटअप स्कूल इन राइवल ऑफ प्लेंटिव, प्लेंटिव के राइवल में क्या करता है, डिफेंडेंट अपना स्कूल सेटअप कर लेता है। कंपटीशन की वजह से, ड्यू टू कंपटीशन, प्लेंटिफ हैड टू रिड्यूस देयर फीस फ्रॉम 40 पेंस टू 12 पेंस। अब यहाँ पे क्या है, ये डैमेजेस हुई है आपको, यानी कि आपको लॉस हुआ है। कौन से नेचर का लॉस हुआ है,
मॉनिटरी नेचर का लॉस हुआ है, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, 40 पेन से उसको 12 पेन फीस करनी पड़ी, तो इस केस में क्या है, उसको मॉनेटरी लॉस हुआ है, डैमेजेस पहुंची है, ठीक है, दैट इज क्लियर। लेकिन डैमेजेस होना तो रिलेवेंट पार्ट था ही नहीं। अब बोलते हैं कि इस केस में क्या डिसीजन लिया गया, इट वाज हेल्ड दैट नो रेमेडी फॉर लॉस सफर्ड, किसी भी लॉस उसको हुआ है तो उसके लिए उसको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी भाई, बिकॉज डिफेंडेंट इज एक्सरसाइजिंग हिज लीगल राइट, क्योंकि सिर्फ डिफेंडेंट अपना लीगल राइट एक्सरसाइज करा था। किसी के सामने, किसी के स्कूल के सामने अपना स्कूल सेटअप कर देना कोई किसी के कानूनी अधिकार को किसी तरह से अफेक्ट करता है, नहीं करता, क्योंकि वो सिर्फ अपना लीगल राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं। सबको अधिकार है कि वो राइट टू ट्रेड होता है ना, राइट टू बिजनेस, राइट टू ट्रेड, वो वाला आ जाएगा इसमें, कि भाई सबको अधिकार होता है कि वो किसी भी जगह पे जाके बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं कंप्लाइंग विद द ऑल द एसेंशियल कंडीशंस, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, डिफेंडेंट सिर्फ अपना लीगल राइट एक्सरसाइज कर रहा है, और उसको लीगल राइट एक्सरसाइज करने की वजह से प्लेंटिफ का कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ है। बेशक से उसको डैमेजेस हुई हैं, लेकिन उसका कोई भी लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे बोला गया है कि वो सिर्फ अर्न कर रहा है खुद की स्किल की वजह से, खुद की अपनी स्किल्स की वजह से। अगर प्लेंटिफ फेस करना चाहता है कंपटीशन तो वो बेशक से कुछ और पॉलिसी अपना सकता है, बट लेकिन अगर वो एक्शन लेना चाहता है सो इट कांट बी हैपन टू हिम। सो नो एक्शन कैन लाई ऑल्दो देयर इज डैमेज, डैमेजेस हुई है लेकिन फिर भी उसके बाद भी वो कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकता। ओके, so there will be no remedy, no legal action, because there is no infringement of private legal right of a plaintiff, ठीक है। नेक्स्ट केस पे आते हैं, अब चेसमोर वर्सेस रिचर्ड का केस है, ये स्ट्रीम केस है। सिमिलर थिंग हुई थी, स्कूल वाला चीज हुई थी। यहाँ पे क्या था भाई, झरना था, पर्टिकुलर स्ट्रीम है यहाँ पे। अब प्लेंटिव क्या करता था, इस झरने का पानी सारा अपने फील्ड में, अपने खेतों में दे देता था, ठीक है, सारा पानी अपने खेतों में दे देता था, तो इसकी जितनी भी आपकी एडिक्वेसी थी वो पूरी हो जाती थी। अब लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, डिफेंडेंट का खेत भी आ गया, अब डिफेंडेंट भी अपने खेत में पानी देने लगा, तो इसने क्या किया, स्ट्रीम का जो बहाव था, फ्लो था, ये अपने फील्ड की तरफ कर दिया, तो जिससे क्या हुआ, जो पानी था स्ट्रीम का वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे देखो, इसको डैमेजेस तो हुई है, यानी कि लॉस तो हुआ है, क्योंकि पानी डिवाइड हो गया तो उसकी फसल को कम पानी मिलेगा, उसके फील्ड्स में कम पानी जाएगा, तो जिस वजह से इसको डैमेजेस हुई है। लेकिन क्या किसी स्ट्रीम का पानी अपने फील्ड में करने का कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज होता है? नो, आंसर इज नो। सो देयर इज नो इंजरी, प्लेंटिफ को कोई भी इंजरी नहीं हुई है, तो इस वजह से उसका कोई भी प्राइवेट लीगल राइट भी इन्फ्रिंज नहीं हुआ है। सो ही कांट टेक एनी एक्शन एंड देयरफॉर देयर विल बी नो रेमेडी एट ऑल, तो वो कोई भी रेमेडी भी नहीं क्लेम कर सकता और ना ही कोई एक्शन ले सकता है, ठीक है। दो चीजें निकल के सामने आई, हमने इन केसेस में दो चीजें कवर की कि भाई अगर इंजूरिया साइन डैमनम का केस है तो उस केस में आप डैमेजेस भी क्लेम करोगे, कंपनसेशन जो नॉमिनल होता है वो क्लेम करोगे, क्योंकि वहां पे इंजरी हुई है। वो जो आपका रिलेवेंट पार्ट होता है, तो मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ। तो वायलेशन ऑफ लीगल, चलो ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं। सो वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट हुआ है लेकिन कोई भी हार्म नहीं पहुंचा है, तो ये मेन चीज है, नो डैमेजेस नो रेमेडी, सॉरी नॉमिनल डैमेजेस लीगल रेमेडी, ठीक है। इस केस में ले सकते हैं, क्योंकि प्रूफ क्या करना है, इन्फ्रिंजमेंट हुई है, डैमेजेस प्रूफ करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि डैमेजेस हुई भी है लेकिन लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ है, तो डैमेजेस होने का कोई फायदा ही नहीं है। जैसा इस केस यहाँ पे हुआ डेमनम साइन इंजूरिया में, इसमें भी क्या है कि आपका डैमेजेस हुई है, that is not relevant, infringement हुई है, that is relevant, damages without injury, that's the main purpose of that maxim, कि damages हुई है लेकिन injury cause नहीं हुई है, तो यहाँ पे ये पार्ट है आपका, ना तो कोई रेमेडी मिलेगी ना आप कोई एक्शन ले सकते हो। So that's all for today's class, ये था, I hope that the topic is clear to you, so we will meet again with the new topic and new exciting legal topic.